नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली में क्रांति संभव स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के एक और नए एपिसोड में, जिसमें लेकर आए हैं एक से एक नई गाड़ियां और सवारियां। सबसे पहले बताते हैं क्या है आज खास। तो आज के एपिसोड में चलाने वाले हैं हम रेंज रोवर वेला, और एक दूसरे के आमने सामने हम रखने वाले हैं हीरो एक्सट्रीम और यामाहा एफजी को। वेलार एक बहुत पुराना प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अपने पांव जमा रही है मार्केट में। और अब इसके नए अवतार को हमने देखा है। नए वर्जन में कई सारे चेंजेस हुए हैं, और अगर आप टाइम्स ड्राइव को फॉलो करते हैं तो फिर आपको याद होगा एक वॉकअबाउट हम इसके लॉन्च इवेंट से लेकर आए थे, जहां हमने बात की थी इसमें जो भी चेंजेस देखने को मिले हैं इंटीरियर एक्सटीरियर। और इसके अलावा आज के इस वीडियो में उन चेंजेस के बारे में तो हम जिक्र करेंगे यहाँ, बल्कि असली मुद्दे पर भी आएंगे, यानी ड्राइव कैसा करती है। और लगभग 94.3 लाख की जो कार है वो उस प्राइस रेंज में लग्जरी की क्या फील लेकर आती है, प्रीमियमनेस की क्या फील लेकर आती है, और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इसका वो कैसा है। यहाँ अगर इसके फेस को देखें तो फ्रंट ग्रिल में आपको जो पैटर्न है वो आपको बदलता हुआ नज़र आ रहा है। पिक्सल आपको हेडलैम्प्स एलईडी वाले देखने को मिल रहे हैं, जो पहले से स्लीक ये डिज़ाइन है। तो ये वाला जो हिस्सा है वो आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, क्योंकि अब ये स्लीक भी हो गया है। जहाँ पर हम एक लाइट का पैटर्न देख रहे थे वो इसमें अब नए तरीके का देखने को मिल रहा है, प्लस जो स्प्रिंकलर है वो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। ये जो आई थिंक इंसर्ट कॉपर टाइप की जो फील आपको यहाँ पर मिल रही है वो थोड़ा नयापन लेकर आ रहा है। और प्लस बम्पर में आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ यहाँ बॉडी कलर्ड इंसर्ट्स आगे आपको देखने को मिल रहे हैं। साइड में अगर आप देखें तो वहाँ पर कहानी आपको वही इंसर्ट वाली थोड़ी सी नज़र आ रही है। और इसके अलावा पिछले हिस्से में भी लाइट्स के डिज़ाइन के हिसाब से कुछ तब्दीलियाँ, कुछ चेंजेस आपको नज़र आएगी। तो ओवरऑल फील में बहुत ही कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि धीरे धीरे ये अपने कदम, अपने पाँव जमा रही है इंडियन मार्केट में। तो यहाँ पर आप ओवरऑल फील एक नज़र में ही, पहली नज़र में ही आप समझ जाएंगे हाँ वही रेंज रोवर फैमिली के जो डिज़ाइन एलिमेंट्स है, सिलुएट है, वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। एंड समहाउ इट गिव्स अ ग्रैंड फील। आप अगर इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स को देखें, बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं है, बहुत ज़्यादा कर्वी नहीं है, लेकिन ओवरऑल फील जो है उसमें आपको प्रीमियमनेस और एक ग्रैंड ज़रूर इसमें फील आती है। तो अंदर की कहानी जो मैं शुरू कर रहा हूँ, इसमें सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, जिस के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो है इसका बीच का हिस्सा, जो पहले से बहुत ज़्यादा क्लीन आपको नज़र आएगा। और इस क्लीनिनेस के साथ मैं ये कहूँगा कि अच्छा लग रहा है, लेकिन शिकायत भी है, क्योंकि पहले भी अगर आप देखें तो जो स्क्रीन्स का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा, स्क्रीन का इस्तेमाल कई बार मुझे ड्राइविंग के वक्त थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। अब स्क्रीन का साइज़ या स्क्रीन के नंबर्स तो आपको कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिजिकल बटन आपको यहाँ पर एक भी नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर साफ़ सुथरा, काफ़ी खूबसूरत, मिनिमलिस्टिक सा, प्रीमियम सा नज़र आ रहा है। लेकिन इन सभी पैनल को खोलें भी तो आपको कोई फिजिकल बटन यहाँ नज़र नहीं आएगा। वायरलेस चार्जिंग अब इसमें आपको देखने को मिल रहा है। सिगरेट लाइटर है, यहाँ सामान रखने की जगह है, प्रेस से आप दबाएं इस पैनल को तो ये पूरा बंद हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नए तरीके का गियर शिफ्ट जो सेटअप है, डिज़ाइन है, वो आपको प्रीमियम लगेगा। लेकिन जैसे हम पहले डायल्स देखते थे वो नहीं है। स्क्रीन के साथ साथ वो बटन्स भी गायब हैं, और वो मुद्दा मुझे अभी भी थोड़ा सा अनोइंग लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली आदत लग जाएगी फिर शायद ज़्यादा इजी होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि फिज़िकल बटन्स जो है वो मुझे थोड़ा कम डिस्ट्रैक्ट करते हैं वाइल ड्राइविंग। चाहे अगर मैं एसी की बात करूँ, स्पेशली हम एसी या वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर एसी का जो कंट्रोल है पूरा आपको यहाँ क्लाइमेट कंट्रोल का वो स्क्रीन पर ही देखने को मिल रहा है। जी हाँ, हीटेड और कूल सीट
आपको ऑप्शन मिल रहा है। सीट में अब मसाज का फंक्शन भी आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एसी के सारे कंट्रोल्स आप इस स्क्रीन के ज़रिए ही देख सकते हैं। 11.5 इंच के आसपास का ये साइज़ है इसका। बहुत ही स्लीक सा डिज़ाइन है, कर्व्ड आपको थोड़ा सा लगता है। और अब स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बताऊँ, एक बड़ा सा पैडल शिफ्टर का सेट आपको देखने को मिल रहा है, विच इज़ गुड। फील आपको यहाँ पर सॉलिड मिलती है। स्लीक सा आपको ये स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन मिलता है, और ये प्रीमियमनेस तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको चाहे वो लेदर का इस्तेमाल हो, जिस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है, डैश में सॉफ्ट टच के साथ लेदर का इस्तेमाल हो, और इसके अलावा बीच में आपको पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पर नज़र आ रहा है। दरवाजे के ऊपर वुडन इंसर्ट्स भी देखने को मिल रहा है। और वापस आता हूँ स्क्रीन पर, लगभग 12.5 इंच के आसपास की स्क्रीन यहाँ होगी, तो ये पूरा ही डिजिटल आपको देखने को मिल रहा है। और इसके अलग अलग जो ड्राइव मोड्स होते हैं उसे भी अगर आप इंगेज करना चाहते हैं, उसे भी आप ऑन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन में ही जाएँ, मोड दबाएँ, उसके बाद डायनामिक, कंफर्ट, इको, ऑटो टेरेन रिस्पॉन्स वगैरह वगैरह आप इसमें चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप लेफ्ट साइड पर अगर देखें तो जो सस्पेंशन है उससे आप राइड हाइट ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक्सेस यानी आप आराम से इसमें आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। इसके अलावा एक नॉर्मल हाइट है, और ऑफ रोड के 2 आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऑफ रोड 1, ऑफ रोड 2। तो वहाँ पर आप इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो सारे ही फंक्शंस हैं, जो ढेर सारे फंक्शंस हैं, वो आपको स्क्रीन के ज़रिए देखने को मिल रहा है। फंक्शन जैसे मैंने कहा, वायरलेस चार्जिंग के अलावा वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो आपको देखने को मिलेगा ही। 4x4 ऑप्शन है, लो ट्रैक्शन लॉन्च है, व्हीकल डिमेंशंस के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी इसमें मिल रही है। और अब इस कैमरे की अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो रेजोल्यूशन है, कैमरे की क्वालिटी है, और जो आपको सिमुलेशन नज़र आ रहा है वो भी टॉप क्लास का मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर न सिर्फ ये बाहर से मुझे इसके स्पेस के बारे में बता रहा है, बल्कि ऑफ रोड वाले वर्जन में आप जब जाएँ तो यहाँ पर बॉनेट के नीचे जहाँ से आप गुजर रहे हैं, तो जिस तरह से एक टर्म होता है ट्रांसपेरेंट बोनेट, तो उस हिसाब से आपको ऑफ रोडिंग के वक्त ये देखने को मिलेगा कि नीचे आप की गाड़ी कहाँ से गुजर रही है। ये कहानी है इसके ड्राइवर सीट की, फर्स्ट रो की, रेंज रोवर, लैंड रोवर, वेलार की। तो वेलार के फर्स्ट रो की कहानी हो गई। सेकेंड रो में और अब सेकेंड रो में सबसे पहली चीज़ मैं कहूँ, स्पेस के हिसाब से आपको जगह अच्छी मिलेगी। मैंने अपने हिसाब से इस सीट को एडजस्ट किया था, और मेरे 6.25 फीट की हाइट के बावजूद आपको थोड़ा सा नी रूम यहाँ पर एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है। फुट मूवमेंट के लिए ठीक ठाक जगह है। सपोर्ट आपको अच्छा है, थाई सपोर्ट अच्छा है, और जो फील है वो आपको काफ़ी प्रीमियम सी नज़र आ रही है। 2 लोगों के लिए आरामदेह है। ऑब्वियसली तीसरे पैसेंजर के लिए आपको सीट बेल्ट तो मिलेगा, लेकिन ये जगह है उतनी आरामदेह नहीं होगी। और बीच में जो सेंट्रल टनल है वो भी काफ़ी ऊंचा है। यहाँ पर एसी की अगर बात करें तो क्लाइमेट जो जोन है वो 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलेगा, और यहाँ पर ये दोनों ही जो पैसेंजर्स हैं अपने अपने हिसाब से टेम्परेचर और फैन स्पीड सेट कर सकते हैं इन कंट्रोल के ज़रिए। और एक और एलिमेंट है जो आप सीट के साइड में देख सकते हैं, बटन। इसे आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं। इस बैक एंगल को अपने हिसाब से आप आगे या पीछे कर सकते हैं। सो यहाँ जिस लग्जरी या जिस प्रीमियमनेस की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर सेकेंड रो में ही कहानी ख़ास तौर पर अलग होती है, क्योंकि बहुत सारे जो ओनर्स हैं वो इस जगह को भी यूज़ करते हैं इस सेगमेंट में। तो वहाँ के हिसाब से मुझे शाही प्रीमियम सी लग रही है। हेड रूम, नी रूम और ओवरऑल फीचर्स के हिसाब से जो बायर होगा वो खुश होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वेलार के ड्राइव की हमने शुरुआत कर दी है, और ये वाला जो वर्जन है वो पेट्रोल वर्जन है। और फिलहाल इस गियर शिफ्ट के हिसाब से अगर देखें तो डी और एस यानी ड्राइव और स्पोर्ट दोनों ही मोड है। 8 स्पीड आपको इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा पहली चीज़ जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ वो है शांत कैबिन की फील। चलिए, ये तो बात होगी शुरुआती ड्राइव की, जो स्मूथ, शांत और रिफाइंड मुझे नज़र आ रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ड्राइविंग के जो अलग अलग मोड हैं वो आप क्या क्या चूज़ कर सकते हैं। उसमें आप कंफर्ट, इको, ऑटो टेरेन रिस्पॉन्स और डायनामिक के अलावा ऑफ रोड का भी ऑप्शन है आपके पास। सो बहुत सारे ड्राइविंग मोड आप यहाँ पर स्क्रीन पर ऑन करके चूज़ कर सकते हैं। जो इंजन है वो दोनों ही पेट्रोल डीजल दोनों में ही आपको 2 लीटर का इंजन जो उनकी क्षमता है वो आपको देखने को मिलेगी। पेट्रोल की अगर बात करें तो लगभग 247 bhp के आसपास की ताकत है, और 100 की स्पीड ये लगभग 7.5 सेकंड में पकड़ती है।
तो 7.5 सेकंड वाला आंकड़ा साफ बता रहा है कि बहुत ताबड़तोड़ मामला नहीं है, लेकिन इट्स प्रीटी क्विक। आपको ये शार्प और क्विक सी फील ये कार दे रही है। प्लस जो इंजन का परफॉर्मेंस है वहाँ पर मैं ये बार बार महसूस कर पा रहा हूँ इसको पुश करने पे भी कि वो कंप्लेन नहीं कर रही है। इंजन जो है वो स्ट्रगल नहीं कर रही है या आवाज़ के हिसाब से वाइन करती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो देखते हैं क्विकनेस कैसी है। नॉट बैड, एक्चुअली इम्प्रेसिव। जो शुरुआत में ऑब्वियसली 100 की स्पीड पकड़ने में भले ही वक्त लगा रही है, लेकिन शुरुआत में जो पंच है वो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव अच्छा सा लग रहा है इस साइज़ की, इस वेट की कार के हिसाब से। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो एक स्पेशली ये पेट्रोल वर्जन में चला रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत ही कार टाइप की फीलिंग मुझे यहाँ नज़र आ रही है। शांत है, जो कैबिन है वो आपको काफ़ी रिफाइंड सा महसूस हो रहा है। ऊंची हाइट के बावजूद ठीक ठाक पकड़ के साथ ये चल रही है, तेज़ रफ्तार में घूम भी रही है। स्टीयरिंग का बिहेवियर भी काफ़ी लाइट लगेगा और जो साइज़ है, वेट है, उसके हिसाब से ये आपको काफ़ी एजाइल और चुस्त लग रही है। सो इंटरेस्टिंग, मज़ेदार है ये। तो आखिर में वही वर्ल्ड फेमस सवाल इन इंडिया कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है। और वहाँ पे मैं कहूँगा कि इनकेस आप इंटरेस्टेड हैं कि ऐसी गाड़ी लेने में जो ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट देने के काम आए, आप कहीं भी पहुँचे, कहीं से निकलें तो जो लोगो है, जो ब्रांड है, वो एक स्टेटमेंट दे, प्रीमियमनेस हो, अंदर जो है वो आरामदेह के साथ थोड़ा लग्जरी के भी एलिमेंट्स आपको फील हों। तो इन सभी मामलों के साथ अगर आप ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं, इजी चलने में हो, चुस्त हो, थोड़ा एक्साइटिंग लगे गाड़ी चलाने में, तो फिर ये सभी के हिसाब से मुझे ये वेलार का पैकेज अच्छा लग रहा है। जो अपडेटेड ये वेलार है उसमें जो भी चेंजेस हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी नहीं लगे और मुझे लगा कि वो थोड़ा सा आप निराश हो सकते हैं उससे। बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ 94.3 लाख के एक शोरूम प्राइस के साथ अगर आप एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं, चलाने में मज़ेदार आपको गाड़ी चाहिए, फिर दिस लुक्स लाइक अ गुड पैकेज, नॉट बैड एट ऑल। यामा की FGS V4 और हीरो की एक्सट्रीम 160R, आज दोनों मोटरसाइकिल्स हमारे सामने और इस वीडियो में इन दोनों का पूरा लेखा जोखा मैं आपके सामने रखने वाला हूं। किस तरह का डिजाइन है, क्या फीचर्स दोनों मोटरसाइकिल्स में देखने को मिलते हैं। इंजन में हालांकि थोड़ा सा अंतर है, इसमें 160cc है, इसमें जो है 150cc इंजन है, लेकिन कीमत जो है बहुत ही आसपास, अगर एक शोरूम की बात करें बहुत ही आसपास इन दोनों की कीमतें देखने को मिलती हैं, तो कंपैरिजन तो बनता है। तो बात करते हैं इन दोनों मोटरसाइकिल्स की इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस FGS V4 वर्सेस एक्सट्रीम 160R के रिव्यू की। शुरुआत पहले करते हैं डिजाइन से। फ्रंट लुक्स की बात करूं तो यहाँ पे जो है दोनों ही मोटरसाइकिल्स का स्टांस जो है सामने से देखने में अग्रेसिव फील हो रहा है। यामा की बात करें FGS V4 की, इसका जो हेडलैम्प है वो थोड़ा आपको टाइनी सा या छोटा सा महसूस होगा, एंड दैट इज बिकॉज जो इसका टैंक का श्राउड है, टैंक का ओवरऑल जो डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करने की कोशिश की गई है, एंड उसके टैंक के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली वो सामने से थोड़ा छोटा ज़रूर दिखता है, बट देखने में ये स्पोर्टी ज़रूर लग रहा है। यहाँ बात करें एक्सट्रीम की तो इसका जो है हेडलैम्प क्लस्टर वो भी इसमें फुल LED दिया गया है, DRLs देखने को मिलते हैं, एंड सेम विद दी यामा FGS V4 हेडलैम्प्स, वहाँ पे भी DRLs वगैरह दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो है ओवरऑल शेप जो है वो थोड़ा प्रोपोर्शन से, बॉडी के प्रोपोर्शन से या टैंक के प्रोपोर्शन से मैच करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर थोड़ा छोटा लग रहा है, हालांकि DRLs जो हैं इसमें ज़्यादा कूल लगते हैं, जिस तरह का डिज़ाइन DRL का दिया गया है। LED हेडलैम्प्स यहाँ पर इसमें भी दिए गए हैं, बट ओवरऑल फ्रंट फील कुछ इस तरह से है। फिर सस्पेंशन सेटअप की बात करूँ, फ्रंट फोक्स जो है इसमें जो है अपसाइड डाउन फोक्स दिए गए हैं KYB के, यहाँ पे देख रहे हैं आप गोल्डन फोक्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड करेगा। इसका जो बेस वेरिएंट है उसमें अपसाइड डाउन फोक्स नहीं है, लेकिन जो FGS V4 है यहाँ पे आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। डिस्क ब्रेक दोनों में है, सिंगल चैनल ABS दोनों में आता है, एंड इसके अलावा जो है फ्रंट में आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा ग्लॉस ब्लैक और ये मैट ब्लैक का कॉम्बिनेशन इसके मडगार्ड में फ्रंट में देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें जो है
FZS V4 में ये पूरा मैट ब्लैक फिनिश के साथ इसका ये फ्रंट मड गार्ड दिया गया है। टायर साइज की बात करें तो फ्रंट टायर्स जो दोनों ही बाइक में हैं सेम साइज के हैं, 17 इंच 100 सेक्शन के टायर्स देखने को मिलते हैं। एंड इसके अलावा साइड प्रोफाइल की बात करें तो ओवरऑल जो एक्सट्रीम का फील है, जिस तरह से डिज़ाइन इस बाइक का साइड से देखने को मिल रहा है, थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी एंड स्पेशली ये जो रियर में जिस तरह से डिज़ाइन है थोड़ा एंगुलर ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो ये थोड़ा स्पोर्टी स्टांस साइड प्रोफाइल के हिसाब से इस एक्सट्रीम में देखने को मिल रहा है। वहीं यामा की बात करूं तो यहाँ पे जो है इसका टैंक का जो ओवरऑल साइज़ है काफ़ी मस्कुलर फील हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप श्राउज जिस तरह से टैंक में निकलते हुए आ रहे हैं एंड ओवरऑल डिज़ाइन भी काफ़ी बोल्ड फील हो रहा है। साइड प्रोफाइल की बात करूँ टैंक के साइज़ के हिसाब से, हालांकि श्राउज जो है उसमें भी है लेकिन थोड़ा ज़्यादा मस्कुलर यहाँ पे यामा FZS का ये टैंक देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फिर जो पीछे का डिज़ाइन वहाँ पर एक्सट्रीम में थोड़ा सा स्पोर्टी देखने को मिल रहा था, यामा में थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है एंड सिंगल सीट आपको इसमें देखने को मिलती है। अब पीछे की तरफ आए तो टायर हगर यहाँ देखने को मिल जाता है। अब जो इसके एलॉयज़ हैं वो आपको ब्लू टोन में दिए गए हैं, जबकि जो एक्सट्रीम के एलॉयज़ हैं वो आपको ब्लैक में और रेड स्टिकरिंग उसके साइड में देखने को मिल जाती है। एंड पीछे की तरफ आए तो ये ग्रैब रेल आपको सिंगल यहाँ पे मिलती है, लेकिन एक्सट्रीम में जो है आपको स्प्लिट ग्रैब रेल देखने को इधर मिल जाती है। टेल लैंप्स दोनों में ही LED हैं। साइड प्रोफाइल यहाँ पे जो है इसमें थोड़ा सा स्टिकरिंग या कहें कि थोड़ा स्पोर्टी एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं। हीरो की बैजिंग यहाँ पे है, FI की बैजिंग यहाँ पे, 4 वाल्व का यहाँ पे पैनल अलग से दिया गया है, उसमें भी 4 वाल्व की आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी। हीरो की ब्रांडिंग यहाँ पे है एंड इसका जो एग्जॉस्ट पाइप है वो भी यहाँ पे आपको थोड़ा वही बोल्ड चंकी वाला फील देगा और स्पोर्टी फील भी ऑफ कोर्स यहाँ पे देखने में आ रहा है। एक चीज़ जो आपको स्टैंडर्ड यामा की FZS V4 मिल रही है वो है डबल स्टैंड, लेकिन एक्सट्रीम में आपको वो डबल स्टैंड देखने को नहीं मिलेगा, साइड स्टैंड ही उसमें सिर्फ दिया गया है। फीचर्स की बात करें, ओवरऑल जो क्लस्टर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे जो है इसमें नेगेटिव डिस्प्ले दिया गया है, उसमें नेगेटिव डिस्प्ले है, लेकिन इसका स्क्रीन जो है थोड़ा छोटा है। बट ओवरऑल फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे इसमें आपको गियर इंडिकेटर है, स्पीडोमीटर है, टैकोमीटर दिया गया है, फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है, ट्रिप मीटर का इन्फॉर्मेशन है, साइड स्टैंड इंडिकेटर, इंजन लाइट, न्यूट्रल, ABS सिंगल चैनल जो दिया गया है उसकी भी लाइट यहाँ पे आपको ब्लिंक होती दिखेगी। तो मामला ओवरऑल मोटे मोटे कुछ ये फीचर्स दिए गए हैं। एक और जो फीचर इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी इसमें एक्स्ट्रा है यामा की FZS V4 में, वो है ट्रैक्शन कंट्रोल का। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इसका हालांकि थोड़ा सा बड़ा है, नेगेटिव डिस्प्ले ही है। इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो यहाँ पे जो है गियर इंडिकेटर नहीं मिलता, लेकिन फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, टाइम, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिल जाएगी। एंड थोड़ा बहुत आप यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सब भी ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाएंगे इस यामा की FZS V4 में। तो मोटा मोटा कुछ ये इन्फॉर्मेशन की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिया गया है। बटन्स की बात करूँ थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे अलग देखने को मिल रहा है कंपेयर टू यामा की FZS V4, वहाँ पे सब कुछ ब्लैक दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा रेड ग्रे का इस्तेमाल ब्लैक के साथ यहाँ पे करा गया। तो मोटे मोटे कुछ ये फीचर्स इन दोनों बाइक्स में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो रियर टायर इसमें दिया गया यामा की FZS V4 में वो 17 इंच 140 सेक्शन का है, लेकिन जो इसका रियर टायर है वो 17 इंच 130 सेक्शन का टायर इस हीरो की एक्सट्रीम 160R में देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये ऑफ कोर्स हीरो की एक्सट्रीम 160R में आंकड़े थोड़े ज़्यादा हैं, नंबर्स वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी एंड टॉर्क, तो थोड़ा ज़्यादा इनिशियल वहाँ पर पावर भी फील होता है कंपेयर टू यामा की FZS V4। बट आफ्टर दैट पावर जो है काफ़ी लीनियर दोनों ही मोटरसाइकिल में फील होती है। इनिशियल जो पिकअप है या इनिशियल जो किक है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सट्रीम 160R देखने को मिलता है कंपेयर टू यामा FZS V4। अब गियरबॉक्स की बात करें तो दोनों ही बाइक्स में 5 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। दोनों ही बाइक में थोड़ी बहुत दिक्कत इन टर्म्स ऑफ गियरबॉक्स में देखने को मिली, हालांकि ज़्यादा दिक्कत कहें कि इन टर्म्स ऑफ स्मूथ जो ऑपरेशन है वो थोड़ा हीरो के एक्सट्रीम 160R में मुझे लगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़े फॉल्स गियर इशू भी देखने को मिल रहे थे। लेकिन यामा की FZS V4 का गियर बॉक्स बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, बट वो फॉल्स गियर वाला इशू इस बाइक में देखने को नहीं मिला, तो वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर यामा की FZS का गियर बॉक्स है। बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्मूथनेस दोनों में ही देखने को नहीं मिली। अब हैंडलिंग और राइड की बात करें तो राइड का जो स्टांस है वो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल यामा की FZS में देखने को मिलता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज जो पीछे का डिज़ाइन है यामा की FZS का वो थोड़ा फ्लैट है, जबकि जो हीरो की एक्सट्रीम 160R है वहाँ पे थोड़ा एंगुलर डिज़ाइन पीछे की तरफ देखने को मिलता है। एंड वो स्प्लिट सीट जो एक्सट्रीम 160R में दी गई हैं तो वो भी
थोड़ा सा आपको स्पोर्टी स्टांस जरूर देती हैं, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा मुझे लगता है रिलैक्स जो पोस्चरिंग है वो यामा की FZS V4 में देखने को मिलती है। अब एक फीचर इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी यामा की FZS में दिया गया है वो है ट्रैक्शन कंट्रोल को लेकर, लेकिन एक फीचर जो एक्स्ट्रा हीरो की एक्सट्रीम 160R में है वो है USD KYB के फोक्स देखने को मिलते हैं, जो कि यामा की बाइक में नहीं दिए गए हैं। अब एक चीज़ वहाँ एक्स्ट्रा है, एक चीज़ इधर एक्स्ट्रा है, बट दोनों में मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है। ब्रेक्स की बाइट भी काफ़ी अच्छी है, तेज़ रफ्तार हो या धीमी रफ्तार हो, दोनों ही माहौल में ब्रेकिंग काफ़ी प्रिसाइज दोनों ही बाइक्स में मुझे देखने को मिली है। सिंगल चैनल ABS दोनों ही बाइक्स में अवेलेबल है, ये भी एक एडिशन हो जाता है अगर सेफ्टी वाले एस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाए तो। ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करें तो कीमत जो है दोनों ही बाइक्स की बहुत आसपास है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आप एक कंफर्टेबल पोस्चरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर और थोड़ा रिफाइंड इंजन चाहते हैं या परफॉर्मेंस में थोड़ी रिफाइनमेंट एक्सपेक्ट करते हैं तो वहाँ पर मुझे लगता है यामा की FZS V4 एक अच्छा ऑप्शन ज़रूर है। फिर वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक स्पोर्टी स्टांस चाहते हैं, आपको वो पोस्चरिंग जो है वो थोड़ी स्पोर्टी चाहिए, थोड़ी अग्रेसिव आपको वो पोस्चरिंग अच्छी लगती है, एंड वही चीज़ आपको बाइक के डिज़ाइन में भी चाहिए। इसके साथ साथ जो एडिशन हीरो की बाइक में है वो है USD फोक्स का, जो थोड़ा तेज़ रफ्तार में ज़्यादा बेटर राइड और हैंडलिंग ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए जो एलिमेंट्स आपकी उस कैटेगरी में ज़्यादा फिट बैठ रहे हैं तो मुझे लगता है उस बाइक की तरफ आपके लिए जाना ज़्यादा सही रहेगा। तो टाइम्स लाइव शो के आज के एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और इनके कोई सवाल है तो भी फटाफट आप हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करके वहाँ पर भेज सकते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, ड्राइव सेफली, राइड सेफली एंड सी यू सून।